दोस्तों, मैं हूं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया की विशेष प्रस्तुति सरगम संग सितारे। और आज हम इस एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे डूंगरपुर की सुप्रसिद्ध कवित्री मनीषा जी पंड्या से। देसी दबंग नरनिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं देसी दबंग दिनेश नरनिया। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं, कई साहित्यिक गोष्ठियों में आपको सुना है। हालांकि आप कवि सम्मेलनों में बहुत कम शिरकत करते हैं, जो भी कारण हो, चाहे आपके व्यक्तिगत कारण हो, फिर भी हम चाहते हैं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें अपनी कविताओं से, अपनी गजलों से। तो आप शुरुआत करें। पहले तो आप सभी का स्वागत। माँ सरस्वती जो हमारी वीणा पाणी माँ है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। उनके चरणों में नतमस्तक होकर चार पंक्तियां उनके शब्द उनके लिए कहूंगी। बहुत स्वागत। कि हे प्रज्ञावाहिनी माँ, नित्य तेरा पूजन करूं, आम्र मंजरी से बसंती छंद का सृजन करूं। श्वेत वस्त्रधारिणी माँ, वाह, जय हो। श्वेत वस्त्रधारिणी माँ, वीणा पाणी है नमन, पुष्प से कविता से गीत से अर्चन करूं, पुष्प से कविता से गीत से अर्चन करूं। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात मैं अपना परिचय बिल्कुल आपका परिचय कविता के रूप में दिखाना। बिल्कुल कि मौन स्तब्ध मशान सी हूँ मैं, मौन स्तब्ध मशान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ। क्या बात। और कि मौन स्तब्ध मशान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ। जानती हूँ रिश्तों की उलझन, एक एक कर सुलझाती सुलझन। जानती हूँ रिश्तों की उलझन, एक एक कर सुलझाती सुलझन। बिखरे घर के सामान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ मैं। अविरल बहता रहता जीवन, अविरल बहता रहता जीवन, अवरोध द्वेष ना हो किंचन। जी विषा तो बहुत है मुझ में, जी विषा तो बहुत है मुझ में, किंतु देकर छीने सम्मान से हूँ मैं। एक छुपी पहचान से हूँ, एक छुपी पहचान से हूँ मैं। आगे बढ़ती हूँ इस क्रम में कि साहिल पर जो लहरें चलती, साहिल पर जो लहरें चलती, आशाओं के दीप जलाती, संघर्ष के इस कर्म युद्ध में थामे टूटे तीर कमान से हूँ मैं। एक छुपी पहचान से हूँ मैं, एक छुपी पहचान से हूँ मैं। किस्मत की चाल को देखकर, किस्मत की चाल को देखकर, कि अरमानों को भीतर समेटकर, कि किस्मत की चाल को देखकर अरमानों को भीतर समेटकर, किसी सुंदर सी मूरत को पहनाए मेले परिधान सी हूँ मैं। एक छुपी पहचान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ मैं। कि विभिन्न मुखोटे पहनकर चलती हूँ, विभिन्न मुखोटे पहनकर चलती हूँ, घर के आंगन में बेटी बन पलती हूँ। ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृति पर चबा कर थूके गए पान सी हूँ मैं। एक छुपी पहचान सी हूँ मैं, एक छुपी पहचान सी हूँ मैं। एक अंतिम बंद, और ये सकारात्मक दृष्टिकोण को लेता हुआ कि बिखरे अक्षरों से नया छंद हुई, बिखरे अक्षरों से नया छंद हुई, तूफानों की गति अब मंद हुई, भीड़ में भी अलग पहचान रखकर खुद में ही एक शान सी हूँ मैं। एक छुपी पहचान सी, बहुत एक छुपी पहचान सी। मनीषा जी ने इस रचना के माध्यम से अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूँ। वाकई बेहतरीन रचना से आपने शुरुआत की है आज के इस कार्यक्रम की और प्रस्तुति की। मनीषा जी, विशेष करके आप क्या लिखते हो, लेखन में आपको क्या रुचि है? वैसे तो कवि या कवित्री जो भी होते हैं वो सब रस होते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी रुचि किसमें है?
वैसे मैंने कुछ अंश श्रृंगार के लिखे थे। इसके बाद मुझे जीवन की ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जो मुझे जीवन में संघर्ष के रूप में दिखी कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों को मैंने अपनी कविताओं में डालना अनुकूल समझा। क्योंकि वास्तविक में एक साहित्य के रूप में देखा जाए कि जो चीज़ हम ज़्यादा अनुभव करते हैं उन चीज़ों को अगर हम रचना के रूप में या लेखनी के रूप में प्रस्तुत करें तो वो और अच्छी तरह से हम लिख पा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जीवन के जो अनुभव मिले हैं, जो वास्तविकता मुझे दिखी हर क्षेत्र में, चाहे वो लेखनी के क्षेत्र में हो, चाहे वह क्या कह सकते हैं जीवन के क्षेत्र में हो, तो वो चीज़ों को मैंने अपनी कविताओं में ढालना उचित समझा। हाँ, बिल्कुल। तो आसपास की कह सकते हैं कि जो आसपास की गतिविधि हमने देखी उसी क्षेत्र उसी चीज़ को मैंने अपनी रचनाओं में लिखने में प्रयास किया। मतलब शुरू में श्रृंगार लिखा, इसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई और होना चाहिए, वो जरूरी भी है। कवि हैं या हम लोग इस फील्ड के लोग हैं तो हमें जो अनुभव मिलता है, हम जो देखते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं और कहीं न कहीं मन में उस अनुभव की अनुभूति करके हम रचना का निर्माण करते हैं वास्तव में। तो मनीषा जी कोई एक रचना हो जाए। ये क्या रस बदलते गए मौसम के अनुसार? नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग मौसम में अलग अलग रस आते हैं। सारे मौसम के रस बदलते बदलते हमने कुछ नारी शक्ति पे भी लिख दिया है। हाँ बिल्कुल, कुछ नारी शक्ति पे भी लिख दिया है, कुछ सारे रसों को धीरे 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 बदलते देखा। अगर बारिश आ जाए तो मेघों पे लिख दिया। तो मनीषा जी क्या सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को? पहले श्रृंगार। तो मैं श्रृंगार पे अभी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी कि क्यों मेरे अंतस में स्नेह के तुमने दीप जलाया, क्यों मेरे अंतस में स्नेह के तुमने दीप जलाया, प्रीत के सागर में मोती तुमने ही सीप बसाया, मिले किसी राह में संगीत का सुर बनकर तुम, मिले किसी राह में संगीत का सुर बनकर तुम, आज बंधे हो पग में मेरे स्नेह नूपुर बनकर तुम, तुम्हारे सुर ने मेरे अधरों को छूकर गीत बनाया, अपनी मुस्कान से हृदय में सुसंगीत सजाया, कि निशित में जब चांद निशित में जब चांद बादलों में कहीं छुप जाता है, तब तब विरह रात का और चांद तुम्हारा रूप पाता है, कि बाहुपाश में जब तुमने मेरे यौवन को बंधन बनाया, तब मैंने प्रीत बंधन से अपने नैनों का तीर चलाया, कि प्रणय की कीड़ा में बावरी सुध बुध मैंने गवाई, दर्पण शांत खड़ा है प्रतिबिंब मुझ पर मुस्कुराए, कि अंतर मन कहे मिलन तुमसे अब ये चीर हो जाए, मेरे श्रृंगार में अब माथे पर तेरा कुमकुम लग जाए। अरे वाह, क्या धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरे श्रृंगार में अब माथे पर तेरा कुमकुम लग जाए। बहुत बढ़िया। वास्तव में श्रृंगार को बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सादगीपूर्ण और होना चाहिए। मनीषा जी, श्रृंगार तो जीवन में जरूरी है। मुझे भी प्यार हुआ था। जी जी, अच्छा। हाँ, मैं क्या हाथ से कविता लिखता हूँ, श्रृंगार हुआ था, आज भी हुआ है। नहीं, आज भी हुआ था। तो क्योंकि मैंने भी प्यार किया, पर मेरे साथ कुछ खास नहीं हुआ। अच्छा। और ताजमहल तो मैं भी बनाना चाहता था, पर मेरा लोन पास नहीं हुआ। अरे आधार कार्ड तो ढंग से नहीं बना, कैसे लोन पास हो जाए? ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन वाकई बेहतरीन रचना श्रृंगार की। और मनीषा जी, इस क्षेत्र में रुचि किस तरह से जगी आपकी? रुचि तो जैसे हमारे कुछ गुरु, यानी हम किसी क्षेत्र में थे, साथ में काम कर रहे थे, तो वो जब रचना लिखते थे तो वो अक्सर प्रेरित करते रहते थे कि नहीं आप भी लिखो। तो मेरी टूटी फूटी उनके सामने टूटी फूटी कुछ रचना होती थी, तो मुझे लगता नहीं था कि इन रचनाओं को मैं आगे बढ़ा सकती। लेकिन वही स्टाफ के जो थे मेंबर थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ और इसको आगे बढ़ो और करते रहो। तो बस सिलसिला चलता रहा, लिखते गए और हाँ, बस चल रहा है रुक के भी चल रहा है। ठीक, फिर भी अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, साहित्य की सेवा की जा रही है। मुझे कवि सम्मेलन याद है
जिसमें मैं संचालन कर रहा था और आप आए थे। और वैसे आप मंचों पर बहुत कम जाते हो, इसलिए कविताएं भी कंठस्थ रहती हैं और बहुत सी आपने लिखी है। लेकिन तो जैसे ही आप का नाम पुकारा गया और आप मंच पर आए और तुरंत ही लाइट चली गई और बिल्कुल हंगामा हो गया, पब्लिक खड़ी हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। तो जी हाँ बिल्कुल। मैंने बार बार उस कविता को कंटेस्ट किया, अभी आएगा मेरा नंबर, अभी आएगा, अभी नंबर आएगा, आया नहीं, बड़ा लेट आया नंबर, 1-2 बज गई। और जैसे ही मैं वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने गई तो मेरे जीवन की बहुत खतरनाक वाली घटना है। और जैसे ही मैं मन में भी वही रट रही थी और जैसे ही मैं माइक के सामने गई लाइट चली गई। मतलब मेरे आप लाइट से चलते हो ऐसा छोटा इन्वर्टर साथ में रखा करो, और ऐसा नहीं है, वो लाइट चली जाने से फिर डिस्टर्ब हो गया। हालांकि बाद में मैडम की कविताओं को श्रोताओं ने बहुत सुना और बहुत प्यार दिया, बहुत सुना, इसका मतलब लाइट फुल आ गई होगी। ऐसा नहीं लाइट। तो मैडम एक रचना और हो जाए जी। अब वही श्रृंगार रस और व्यंग रस दोनों ही इसमें समाहित है और थोड़ी सरल शब्दों में एक रचना प्रस्तुत बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। कि अक्सर रात की करवटों में, अक्सर रात की करवटों में दिन की यादों का बसेरा रहता है। तुम जो मिले थे मुझे किसी मोड़ पर, तुम जो मिले थे मुझे किसी मोड़ पर, उसी भोर का सवेरा रहता है। कि मेरे सपनों को नींदों में पनाह दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो। मेरे सपनों को नींदों में पनाह दे दो, नींदों में पनाह दे दो। वाह। मेरे सपनों को नींदों में पनाह दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो। कि सोचती हूँ अक्सर बैठकर, क्यों जिंदगी गुजरती है तेरे बिन। तुम पास थे एक सूखा गुलाब बनकर, क्यों नहीं संभलती है तेरे बिन। मेरे तजुर्बों को एक सलाह दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो। कि बरसों से जिन उम्मीदों के रिश्ते बंधन में बांध कर चले गए थे, अपनी बरसात में हुई मुलाकात की यादों को छोड़कर चले गए थे। मेरे अरमानों को एक चाह दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो। मेरी शिकायत तो उस किस्मत से है, मेरी शिकायत तो उस किस्मत से है, हाँ, कि जो मिलन को चीर बना गई। कि भाग्य की कलम में शाही भरकर वियोग की तस्वीर बना गई। कि भाग्य की कलम में शाही भरकर वियोग की तस्वीर बना गई। इस दर्द में संभलने फिर तुम्हारी बाह दे दो, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो, बस तुम्हारी। अच्छा, ऐसे मोड़ पे मेरे मोटे भाई के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा लेके भी निकल जाते तो भूल आते, ऐसी कंडीशन हो जाती है। नहीं हम तो वैसे कविता बहुत अच्छी है, बस तुम्हारी एक हाँ दे दो। पर इसके तो चक्कर है, जीवन में कभी हाँ मिली नहीं, ना ही मिलती है इसके तो। ना आपने किसी से पूछा ही नहीं। बहुत सी रचनाएं हैं, हमने कई कार्यक्रमों में गोष्ठी में सुनी है कि आनंददायी मनीषा जी कुछ आप कहते हो अनुभव पे लिखा है, तो कोई ऐसा अनुभव की कविता में और सुनाई जाए। अनुभव में तो जब हम देखते हैं कि सबसे बढ़िया अगर टॉपिक देखा जाए तो हमारा बचपन होता है। हाँ, बचपन में जीली जो जिंदगी वो जीली, उसके बाद बिल्कुल समस्या। बचपन में भी आदमी बचपन चाहता है। हाँ, बचपन में भी बचपन चाहता है, जो चल ही रहा है दोनों में। अरे हम बचपन के दिख रहे क्या? नहीं ना अभी कलर कराया सुबह बालों पे। ना बिल्कुल सही बात है। बचपन की यादें तो बड़ी आनंददायी मस्त रहती हैं, बिना टेंशन की और न किसी प्रकार की जिम्मेदारी, न किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव। पता ही नहीं होता टेंशन क्या होता है। टेंशन भी क्या, वैसे भी मस्त मोला होके ना कहीं भी निकल। लेकिन इंसान को वास्तव में समस्याएं तो आती रहती है, पर जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। खैर अपनी समस्याएं, अपने गम, अपनी जो परेशानियां है वो तो रहनी है, और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि हंसते रहें, हंसाते रहें और हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, यही हमारा प्रयास है।
आपके YouTube चैनल पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और ये तो बहुत ही पुण्य का काम है कि आप लोगों को हंसाते रहते हैं और लोगों को आनंदित करते रहते हैं। यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी रहती है कि इंसान टेंशन में रहता है, लेकिन आप दोनों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल डाल के लोगों को हंसाने का काम किया है और आनंदित करने का काम किया है। और इसके लिए तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो दोनों। बिल्कुल मैडम, हम क्या कॉमेडी वीडियो तो डाल ही रहे थे, तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारे बागड़ अंचल में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि हैं और उनके द्वारा बहुत ही हास्य की कविताएं, तो क्यों ना अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया जाए और इससे भी कविताओं से भी जुड़ेंगे, लोग हंसते हंसाते ही रहेंगे और साहित्य से भी जुड़ेंगे। ये दोहरे उद्देश्य के साथ हम इस तरह के एपिसोड चला रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को देखते हैं इसके लिए। और नहीं, बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो और इसी संदर्भ में कुछ बचपन की यादों की तरफ मैं ले जाना चाहती हूँ। शायद आपको याद होगा, आपके बचपन में अभी भी है, लेकिन एक खट्टी मीठी गोली आती थी नारंगी कलर की, तो बस मैं आपको वही बचपन की ओर ले जाना चाहती हूँ कि इन बिखरे रिश्तों, वो जो मोटा भाई अक्सर चुराया करते थे। जी जी बिल्कुल, कि इन बिखरे रिश्तों में वही पहले वाली बोली ले आ, कि इन बिखरे रिश्तों में वही पहले वाली बोली ले आ, जा किराने से वही 10 पैसे वाली खट्टी मीठी गोली, कि जा किराने से वही 10 पैसे वाली खट्टी मीठी गोली ले आ। ये वही बचपन में आपको ले जाने का और प्रयास किए जा रहे हैं कि दहकते अंगारों में चलने लगी है, कि दहकते अंगारों में चलने लगी है धर्म जाति की बातें, कि दहकते अंगारों में चलने लगी है धर्म जाति की बातें, तब से सूरज सी जलने लगी है वो शीतल ठंडी रातें, कि कहाँ आकर खड़ा है, कहाँ आकर खड़ा है समाज जाति के चौराहे पर, वही भाईचारे में राम की ईद और रहीम की होली, जा किराने से वही खट्टी पे उठी 10 पैसे वाली गोली ले आ, कि क्यों समेटे पड़ा है वो एकता विश्वास का माहौल, क्यों समेटे पड़ा है वो एकता विश्वास का माहौल, तू अपने हाथों से ये गलतफहमी का पर्दा तो खोल, तू अपने हाथों से ये गलतफहमी का पर्दा तो खोल, मन मुटाव की बातें कब तक चलेंगी, कि मन मुटाव की बातें कब तक चलेगी, यूं अब यहाँ जो खेलते थे एक ही आंगन में वो अपने हमजोली ले आ, कि जो खेलते थे एक ही आंगन में वो अपने हमजोली ले आ, जा किराने से वही 10 पैसे की खट्टी मीठी गोली ले आ, कि धोखे की आड़ में हर बार जहर फैलाया इस देश में, कि धोखे की आड़ में हर बार जहर फैलाया इस देश में, घर का भेदी बन रावण लाज ले गया साधु वेश में, कि घर का भेदी बन रावण लाज ले गया साधु वेश में, राष्ट्रहित की बात छोड़, राष्ट्रहित की बात छोड़, मिल गए हैं दुश्मनों से जाकर, जो देश पर मिट जाए ऐसे भगत सिंह की टोली ले आ, जो देश पर मिट जाए ऐसे भगत सिंह की टोली ले आ, कि जा किराने से वही 10 पैसे वाली खट्टी मीठी गोली ले आ। बहुत बढ़िया, बहुत समय बहुत बदल गया है, पहले चॉकलेट गोली छोटी छोटी आती थी, आज बहुत बड़ी होगी और बिस्किट छोटे हो गए। पहले दांत छोटे छोटे आते थे। मैडम अभी तो बचपन बिल्कुल इस आधुनिकता की दौड़ में मोबाइल में खो गया है बचपन। जी जी वही छोटे बच्चे मतलब पानी में नौका बनाकर खेलते थे, या जैसे आपने खट्टी मीठी, हाँ मतलब बहुत सारी ऐसी बचपन की हमारे समय की जो घटनाएं वो आज कहीं दिखने को नहीं मिलती। आज तो बचपन में बच्चा स्कूल, ट्यूशन और इसके बाद मोबाइल पर कार्टून देखना ये वगैरह ये सब हो गया है। वास्तव में बचपन धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा है और एक कहीं न कहीं इसके पीछे कारण एकल परिवार का भी रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादा दादी चाचा चाची, घर में बहुत सारे लोग रहते थे, तो बच्चों को सबका प्यार मिलता था, दादा दादी का, और ये सब एक अलग तरह का माहौल रहता था। आजकल मम्मी पापा और बच्चे
और ऐसी मोबाइल। स्थिति आ गई है। मोबाइल। और मोबाइल। हाँ। तो कहीं न कहीं बचपन में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। और बच्चे क्या मोबाइल लेके चुप जाते हैं कभी कुछ देखे नहीं हो करके, ये समस्या है। मोबाइल भी ढूंढना बच्चों को भी ढूंढना, दोनों समस्या एक साथ पैदा हो जाती है। हाँ, बच्चा मिल गया मोबाइल मिल मोबाइल मिल जाता जाता है, ये समस्या है। ये हमारे अक्सर मोटा भाई के साथ होता है। ना। अगर बच्चों की तो बड़ी खतरनाक है। अभी बच्चे ने एक दिन मेरे को पूछ लिया जी। कि पापा आपने शादी कहाँ की? अच्छा। मैंने कहा यार तेरे को क्या करना है? हाँ। ना फिर भी बताओ शादी कहाँ की? मैंने कहा यार तेरे करना क्या है? नहीं बताओ ना। मैंने कहा तेरे मम्मी से शादी की। तो वो बोले यार पापा गजब करते हो, आप तो घर में शादी कर ली। तो बच्चों के तो बड़ी स्थितियां खराब है। बच्चों की घटना मुझे और याद आ गई। बच्चे क्या बड़े खतरनाक होते। और एक सेठ जी दुकान पे थे बैठे हुए, और वहाँ पे 3 बच्चे आए। तो एक बच्चे ने 5 रुपए दिए और कहा कि सेठ जी मुझे 5 रुपए के चने चाहिए। तो सेठ जी के नौकर था नहीं, चने का डिब्बा ऊपर था। सेठ जी सीढ़ी लाए और ऊपर चढ़े, वहां से चने का डिब्बा उतारा और चने का डिब्बा उतार के चने उस बच्चे को 5 रुपए के दिए और डिब्बा बंद करके वापस ऊपर रख दिया। फिर नीचे आओ, दूसरे वाले बच्चे को पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरे को भी 5 रुपए के चने चाहिए। सेठ जी का दिमाग खराब, पर अब क्या, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। तो सेठ जी वापस सीढ़ी पे चढ़े, डिब्बा उतारा और 5 रुपए के चने उस दूसरे बच्चे को भी दे दिए। फिर तीसरों को पूछा तेरे को भी 5 रुपए के चने तो नहीं चाहिए? तो उसने कहा ना मेरे को 5 रुपए के चने नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने डिब्बा ऊपर रखा, वापस उतरे और तीसरे को पूछा तुझे क्या चाहिए? तो वो बोला मेरे को 10 रुपए के चने चाहिए। ये 20 साल पहले की घटना, ये खुद ही थे। तो ऐसा होता रहता बचपन की। तो खैर बहुत सारी यादें रहती है। तो मनीषा जी एक रचना और सुन ले हम। जी आशा करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा आपकी रचनाओं का लाभ हम हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। तो इन्हीं बचपन की बातों को याद करते करते बचपन से बुढ़ापे की ओर ले जाती हूँ मैं आपको अगली कविता में। अच्छा, मतलब कविता में ही ले जाओगे कि सीधा बूढ़ा करके ही भेजोगे? नहीं नहीं, ये क्या बुढ़ापे की ओर जल्दी जाने की कोशिश करे, वो पेंशन मिलता है 750 उसके चक्कर में आ गए। ना बिल्कुल, आप तो सुना कि कैलेंडर के पन्नों को पलटा के, कैलेंडर के पन्नों को पलटा के उम्र की सलवटें आ गई। हाँ, कि बचपन से जवानी में और बुढ़ापे में बचपन की हरकतें आ गई। फिर से गौर कीजिएगा कि बचपन से जवानी में और बुढ़ापे में बचपन की हरकतें आ गई। ताबीज बनकर दुआएं रहती, ताबीज बनकर दुआएं रहती और दुआओं में कहीं तुम रहते। कि ताबीज बनकर दुआएं रहती और दुआओं में कहीं तुम बसते। किन पलकों को बंद करते हम, किन पलकों को बंद करते हम कि यादों में तुम्हारी शरारतें आ गई, कि यादों में तुम्हारी शरारतें आ गई। कि सीख और अनुभव से ये जिंदगी कुछ बढ़ने का नाम ले ही रही थी। कि सीख और अनुभव से ये जिंदगी कुछ बढ़ने का नाम ले ही रही थी। अभी ही तो निकली थी धूप यहाँ, अभी तो निकली थी हाँ। धूप यहाँ। अभी ही तो निकली थी धूप यहाँ और बारिश प्यासी तरसते आ गई, और बारिश प्यासी तरसते आ गई। कि महल खंडर सा लगता है, महल खंडर सा लगता है, जिंदगी शमशान सी लगती है। कि कुछ समझते दुनियादारी को तभी जुर्रियां फिसलते आ गई। कुछ समझते दुनियादारी हाँ। तभी जुर्रियां आ गई। हाँ, कि महल खंडर सा लगता है कि जिंदगी शमशान सी लगती है। कि कुछ समझते दुनियादारी को तभी जुर्रियां फिसलते आ गई। कि थम जाती थी अनायास ही, थम जाती थी अनायास ही कुछ कभी जिंदगी अपनी रफ्तार से। कि थम जाती थी अनायास ही कभी जिंदगी अपनी रफ्तार से। देखते तुम्हें जी भर कर तभी मौत दामन फैलाए, मौत दामन फैलाए चलते। क्या मैडम एक बात बताइए जी, महल खंडर सा लगता है, हाँ। तो अगर आपको खंडर बताए कैसा लगेगा? महल जैसा। इसको क्या है, कविता की कोई समझ तो है नहीं। किस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग किया गया है या कहाँ उपमा दी गई है
इससे कोई लेना देना नहीं है इसको चिंता तो। मत कीजिए, यही मेरी समझ है। खैर ऐसा नहीं है। और वास्तव में एक जीवन पर बहुत ही अच्छी बेहतरीन रचना आपने सुनाई। पतन के उपरांत उत्कर्ष होता है और उदन के उपरांत अर्जित हर्ष होता है। अरे हार मत मानो जिंदगी के द्वार बाटों से, जिंदगी का नाम संघर्ष होता है। ये तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन है और इसमें संघर्ष चलना ही है और चलता रहेगा और एक दिन समापन हो जाएगा। समापन तो होना ही है। यानी मेरी कविताओं का कुछ तो असर हो रहा है। हो रहा आज से है। लाठी लेना शुरू हो गया। बहुत ही बेहतरीन रचनाएं आज हमारे दर्शकों को सुनने मिली, आपके द्वारा सुनाई गई रचनाएं। और अब हम आज के इस एपिसोड से इच्छा तो नहीं हो रही है, यूं लग रहा है कि बस बैठे रहे और अपनी कविताओं का आनंद लेते रहे, सुनते रहे। लेकिन अब हम इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। और मनीषा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर अपना समय दिया।